नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन काफी हलचल वाला रहा। सभी दल यात्राओं के जरिए माहौल बना रहे हैं और अपने अपने एजेंडे सेट कर रहे हैं। अब ऐसे में आज जहां सत्ताधारी बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में पहुंचे और वहीं राज्य विश्वविद्यालय को उन्होंने सौगात भी दी। अखिलेश यादव और पिछली सरकारों पर एक के बाद कई हमले किए। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद का अड्डा माना जाता था, उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनने का काम होने जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव भी गोरखपुर में गर्जना करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि बाबा जी के क्षेत्र में बदलाव होगा, बदलाव और खुशहाली, नौजवानों की नौकरी के लिए सपा की मदद करिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सपा सुप्रीमो का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में विकास की सौगात देकर वहां के लोगों को अपने पक्ष में कर पाएगी, या फिर अखिलेश यादव योगी के गढ़ में अपना जलवा दिखाने में कामयाब होंगे? कई सवाल खड़े होते हैं। भूमि पर आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। तो लगातार सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं और दोनों का सिलसिला आगे चलता ही जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और लोगों तक अपने योजनाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उपलब्धि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मिशन 2022 को फतेह किया जाए। हमारे साथ खास चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। सबसे लेते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी का। सुनील जी, हर कोई दिख रहा है कि अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, ये मिशन 2022 को फतेह किया जाए, चाहे वो कोई भी दल हो। सपा और बीजेपी को जब हम देखते हैं तो कड़ी टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल आज के जो दौरे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह को ले लिया जाए या फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी कई सारे बयान दिए गए। इस पूरे सिलसिले को, इस पूरी तस्वीर को किस तरह से आप लेते हैं? देखो कोमल, समझना पड़ेगा कि आज के दिन जहां योगी जी का गढ़ है वहां अखिलेश यादव दहाड़ रहे हैं, और जहां अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़ है वहां अमित शाह और योगी जी दोनों दहाड़ रहे हैं। तो अब समझने का प्रयास करें कि एक दूसरे के गढ़ में जाकर के चैलेंज करना 2022 के चुनाव से पहले, और आजमगढ़ इसलिए मैं कहूँगा कि इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा महत्व है कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब इसी आजमगढ़ में योगी जी के ऊपर हमला हुआ था और वहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता थे राय, मिस्टर राय करके, उनकी हत्या हुई थी। तो देख सकते हैं, और वो हत्या किस वजह से हुई थी कि उन्होंने एक कार्यक्रम में वंदे मातरम, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, तो वंदे मातरम गाने के लिए उन्होंने कहा, इस बात पे हत्या हो गई। तो दूसरी बात, जहाँ राष्ट्रवाद की बात, जहाँ हिंदुत्व की बात जहाँ बीजेपी कर रही है, और आजमगढ़ में यदि ऐसी हत्या 2007 में रही हो जहां जिस दल की वहां आज सरकार है, तो निश्चित तौर से कहने की बात है कि वहां की स्थिति को गर्माहट में लाया जाएगा। दूसरा, आजमगढ़ को हम सब लोग जानते हैं, सारे लोग यहाँ प्रवक्ता इस बात को होंगे कि तमाम आतंकवादी घटनाओं में वहाँ के लोग सम्मिलित रहे। तमाम ऐसे 2, 4, 5 नाम ऐसे निकल के आए थे जो आजमगढ़ की जमीन से जुड़े हुए लोग थे। तो ये और महत्वपूर्ण है। दूसरी क्या है कि जब गढ़ की बात करेंगे, अब जैसे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो जहां इटावा एक गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी ने कोई ऐसा गढ़ तैयार किया गया हो। जैसे हम रायबरेली की बात करें, वो कांग्रेस के लिए मान्य है। फिरोजाबाद से भी अखिलेश जी लड़े, कन्नौज भी गए, आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि निश्चित तौर से कि 2022 के चुनाव से पहले जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहां एक स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात दी गई है और ये कहने का प्रयास किया गया है कि यहाँ का जो बेरोजगार था
आतंकवादी तमाम घटनाओं से जुड़े हुए थे। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी बना करके वहाँ के लिए शिक्षा की बात कहने की जो बात आज कही गई है 2022 के चुनाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी, आप गोरखपुर में जो अखिलेश जी का आज का दौरा है, आप देखिए बहुत भीड़ है वहाँ पर। आप ये नहीं कह सकते कि कम संख्या में भीड़ है। आज गोरखपुर में जहाँ योगी जी का क्षेत्र है, तो वहाँ इतनी संख्या में अखिलेश जी को देखने और सुनने के लिए आ रहे हैं। ये भी बीजेपी में हलचल पैदा करने वाली है कि आखिर में उसके गढ़ में ऐसा क्या है कि जो समाजवादी पार्टी तमाम, मैं फोटो देख रहा था कि पेड़ों पर चढ़ करके, कपिल श्रीवास्तव जी ने भी एक फोटो शेयर किया है अपने फेसबुक पे कि तमाम पेड़ों पर चढ़ करके कार्यकर्ता उनको देखने के लिए आतुर हैं। तो ये 2022 के चुनाव से पहले देखेगा, लेकिन एक दूसरे के गढ़ में इतनी भीड़ को जुटाना और एक दूसरे पर 2022 के चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप करना एक बड़ी बात है। बिल्कुल, वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि एक तो गढ़ में पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़ जुटाना बहुत चैलेंजिंग काम है। हम बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी का, उनसे सवाल है मेरा। राजेश जी, अगर एक दूसरे के गढ़ में जा रहे हैं और इतनी भारी भीड़ अगर हम देखते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव में ये जितनी भीड़ आई है सभी वोट आएंगे, लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकार बनने से पहले शासन में थी, उससे पहले बसपा शासन में थी, उससे पहले सपा शासन में थी। हम लोग 2002 से सत्ता से बाहर थे। बारी बारी से इन्हीं को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। तो अब ये कहना कि भीड़ क्यों आई है, कैसे आई है, भीड़ नेटवर्क तो सब पार्टियों का है ही, सपा का भी है, बसपा का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। परंतु आज आप जो भीड़ देख रहे हैं, भीड़ कहाँ कहाँ से इकट्ठी की गई है। आसपास के कितने जिलों से वहां लोग बुलाए गए हैं। वहां जाकर के देखेंगे तो वो केवल गोरखपुर की भीड़ नहीं है। जितने भी वो लोग हैं आसपास के जिलों से, समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत इसलिए झोंकी कि गोरखपुर में कार्यक्रम होना है। नहीं तो अनेक कार्यक्रम अखिलेश यादव जी के हो रहे हैं। आप देखिए उनको राजेश जी, तो ये तो सपा की तरफ से भी कहा जा सकता है ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए कोमल जी। जी बोलिए। आज आप उनको देखिए आजमगढ़ में, प्रश्न ये नहीं है भीड़ इसके कार्यक्रम में आ रही है, उसके कार्यक्रम में आ रही है। प्रश्न ये है कि हम देख क्या रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजमगढ़ के अंदर आतंक की फैक्ट्री चलती थी, वहाँ आतंकवादी पैदा होते थे, वहाँ देश विरोधी गतिविधियां चलती थी। और हमारे पत्रकार मित्र बता रहे थे किस तरह से वंदे मातरम कहने पर हत्या हो रही थी, ये थी। और आज बीजेपी के वहाँ माननीय गृह मंत्री जी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो वहां पर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। दोनों के जो टारगेट हैं, दोनों क्या चाहती हैं दोनों पार्टियां, ये जनता बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही है। और अखिलेश यादव की गुंडागर्दी को, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सपा प्रवक्ता कपिश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिश जी, आपने डॉक्टर सुनील को सुना, राजेश जी को सुना, और फिलहाल आज के जो दौरे हैं, एक दूसरे के गढ़ में पहुंचे हुए भारी भीड़ जुटा ली गई है और ये भी कहा जा रहा है कि मिशन 2022 को फतेह भी कर लिया जाएगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप क्या मतदान जो किए जाएंगे उसमें लोगों को लुभाने में काम आएगा? ये सब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता की बौखलाहट है वो अभी इनके प्रवक्ता के मुंह से ही निकल रही थी। गोरखपुर का हाल जानते नहीं होंगे, लेकिन बताने चल दिए कि कहां कहां से आए थे। गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 2 जो सदर में थी, एक सदर और एक ग्रामीण, गोरखपुर ग्रामीण। इनकी 2 लोगों की ड्यूटी सिर्फ एयरपोर्ट पे थी और वहां से आगे 0 पॉइंट पे जो माड़ापार में जहां ये जनसभा को संबोधित करना था, वो भी अपने रथ से मैं कह रहा हूं, हम लोग कोई अरबपति पार्टी नहीं है कि पूरा फ्लावर का पार्ट लगा करके और छोटी छोटी सभाएं हम कर सकें, नहीं कर पाएंगे। वो तो यही कर पाएंगे, लेकिन ये जनता का उमड़ा हुआ समूह हमारा अपना जनता का समूह था। और मैंने एक फोटो शेयर की है, शायद वो चूंकि आप इस पर नहीं देख रहे जी। वो जनता ही पेड़ पर चढ़ी हुई है, कार्यकर्ता नहीं है। और ये देख नहीं सकते। चक्कर ये है कि ये जैसा खुद करते हैं वैसा ही दूसरे के लिए सोच रहे हैं। अरे आप तो सत्ता में हैं और सत्ता की हनक है, तब आपके साथ लोग नहीं खड़े हैं। और आज गोरखपुर की जनता आपसे इतनी ऊब चुकी है, बाबा जी से इतनी ऊब चुकी है कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार में गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से कम 7 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में है। और ये योगी जी को खूब पता है। ये तो वक्त बताएगा कपिल जी, जो जनता वहां पर है किस तरह से नहीं, बता रहा हूं, वो देखा जाएगा। बता रहा हूं, सुन ले, वक्त तो बताएगा ही।
नहीं, वक्त तो बताएगा ही, लेकिन अगर वक्त बता रहा है तो आपने प्रश्न किया है तो जवाब तो देना बिल्कुल, पड़ेगा। दीजिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आजमगढ़ के अंदर जब माननीय मुलायम सिंह यादव सांसद हुए और उसके बाद हमारे अखिलेश यादव जी सांसद हुए, आजमगढ़ का जो विकास हुआ है पूर्वांचल में गोरखपुर से ज्यादा हुआ है। और वहां पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण से लेकर के और जो वहां का जिला चिकित्सालय दिया गया है वो पूरे उत्तर प्रदेश में उस जैसा नहीं है। तो इनको तो अपनी चीजें दिख रही है। और रह गई बात ये कि बहुत अच्छा हुआ कि अमित शाह जी ने बता दिया कि आजमगढ़ में आतंकवादी रहते हैं, क्योंकि आपके एक आज यूनिवर्सिटी के शिलान्यास करने से वहां पर कोई नई पाठशाला नहीं बनने जा रही। आपने तोहमत जड़ी है आजमगढ़ के लोगों को, और साथ ही उस जनता को भी महान जड़ी है जो तस्वीरें रही, जो वहां के विधायक और सांसद बना रही है, जो विधायक और सांसद बना रही है। जी कपिश जी, आपकी बात सुन रही हूं मैं। और आजमगढ़ की जब आप बात कर रहे हैं तो आजमगढ़ की क्या तस्वीरें रही हैं ये सभी जानते हैं। और रुख करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील जी का। डॉक्टर सुनील, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का इस सिलसिला चल रहा है। और आज अगर हम बात कर रहे हैं गढ़ों की, तो एक दूसरे के गढ़ में पहुंचे हुए हैं एक दावर नेता और अपनी अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से जनता के दिलों में पहुंचा जाए। सपा प्रवक्ता कपिश जी कह रहे हैं कि ये जो भी भीड़ देखी गई है, जो फोटो के बारे में हमने बात की, वो कार्यकर्ता नहीं है, वहां के लोग हैं, उन लोगों की पसंद है जो वहां तक खींच लाई है। नहीं कोमल जी, ये कपिश जी बड़ा स्वीकार करेंगे सहृदय से कि कभी जो रैलियों में भीड़ होती है वो वोटों में तब्दील नहीं होती। यार 2017 की रैलियों की हम चर्चा करें तो अखिलेश यादव जी की रैलियों में कम भीड़ नहीं थी। तो ये दोनों पार्टियों पर के लिए मैं कहूँगा, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, कि केवल सुनने के लिए या देखने के लिए आ रही है किसी नेता को। प्रियंका गांधी की रैली में आपने देखा, राहुल गांधी की रैली में देखा, तमाम भीड़ होती है, लेकिन वोट में तब्दील करना, बिल्कुल जनता से कनेक्ट होना, ये मायने रखता है। जनता के मुद्दों के साथ कौन सी पार्टी कितनी कनेक्ट है, ये वोटों में तब्दील करने लायक वो मुद्दे होने चाहिए। और 2022 में यही दिखेगा। और मैं कपिश जी से पूछना चाहूँगा, कपिश जी बैठे हैं, कि जब 2017 का चुनाव हार गए थे तो मुझे लगता है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी ने की थी और उन्होंने बड़ा खुल के कहा था कि चुनाव कैसे जीता गया है, विकास पे चुनाव नहीं जीता गया। तो क्या ये विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा दोबारा फिर? क्योंकि अखिलेश जी ने स्वीकार किया था कि भावनाओं के साथ खेलकर के चुनाव जीता गया है और अगला इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश का होगा, हम भी उसी रणनीति पे काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा सपा को क्लियर करना पड़ेगा, क्या वो रणनीति बीजेपी वाली पे चलना चाहती है, जैसे जिन्ना वाला बयान आया। जवाब ले लेते हैं कपिश जी से। कपिश जी, सुना आपने किस तरह से आप जो लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, आपसे मेरा सवाल इससे पहले भी यही था कि जितने लोग पहुंचे क्या इतने वोट आ पाएंगे? अब वही सवाल दोबारा घूम कर आया है। सुनील जी की आपने बात सुनी होगी, जवाब। बात इस चीज की नहीं है। आप एक चीज देखिए जी, ये जनता है और ये जो दिखे पेड़ पे चढ़िए, एक भी लाल टोपी उस पर नहीं है पेड़ पे, देख लीजिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत सी चीजें आईना होती हैं और सुनील जी भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं दूसरी अब बात कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कभी प्रेस वार्ता की, एक तो योगी आदित्यनाथ जी ने कभी प्रेस वार्ता की नहीं और मोदी जी ने कभी की नहीं। कि इसलिए नहीं कि पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दे पाना उनके लिए संभव नहीं है। और हमारे आदरणीय पत्रकार मेरे ख्याल से वो खोजते होंगे कि कब इनसे हम एक प्रेस वार्ता कर लें। लेकिन आप देख लें कि हमारे यहाँ तो हर हफ्ते प्रेस वार्ता होती है और हम डेवलपमेंट से लेकर के हर तरह की बातों को रखते हैं। बात इस चीज की है कि किसी रैली के अंतर्गत अगर कोई जननेता जो है वो तमाम चीजों को कहता है, 99% अगर उसने उन बातों को उठाया जो जन समस्याओं से जुड़ी हुई थी, और दूसरी चीज उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में अगर सारे लोगों के साथ एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम लिया जिसका भारत के स्वतंत्रता में, संयुक्त भारत के स्वतंत्रता में योगदान रहा है, लेकिन उसके बाद वो भारत के लिए कतई अच्छे नहीं रहे, क्या उनके इतिहास को भुला देगा क्या? और उन्होंने कहा ही क्या? उन्होंने तो यही कहा ना कि एक ही इंस्टीट्यूशन के सभी पढ़े लिखे थे जिन्होंने आजादी में हिस्सा लिया था, और उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। और आडवाणी जी ने इतना कुछ कहा, अटल जी ने उन पर कहा, किताब लिखी गई और रेड कारपेट दिया गया, सेकुलर बताया गया, और यहां तक कि कह दिया गया कि जिन्ना जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अग्रगणी भूमिका निभाए।
तो उनको कोई आईना नहीं दिखाया, जसवंत सिंह को कोई आईना नहीं दिखाया, ऐसा क्यों होता है कि अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती उजागर कर दी जाती है? सिन्हा को ऐसा कोई क्यों नहीं आईना ना होता कि दिखाया और अपनी पाकिस्तान ना भेजे? गलती सुधारी जाए? राजेश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत सीधी सी बात लौटूंगी कपिल जी, हम राजेश जी को भी सुन लेते हैं कि बात यहाँ राजेश गलती जी की दूसरे नहीं को है। भी जी राजेश जी को बोलने दीजिए, कपिल जी दूसरे को मौका दे दीजिए। ठीक है राजेश जी बोलिए। पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जो सुनील जी ने कोड किया, कपिल जी आपकी बात सुन ली गई है, जवाब ले लेते हैं कपिल जी, सुन लीजिए। लौट रही हूँ आपके पास। अखिलेश यादव जी ने कहा था हारने के बाद जो प्रेस वार्ता हुई, उसमें स्पष्ट था कि हम इस बार भी कपिल जी यदि अपना सवाल आपने कर लिया, उसका जवाब सुन लीजिए। आप ही सवाल पूछकर आप ही समय बर्बाद, इसमें समय को आप दूसरे का बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा प्रवक्ता अगर बोल रहा है उसको क्यों नहीं बोल लेते रहे, उसका वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? राजेश जी को सुन लीजिए। की तरह आसमान पे टपके हुए हैं। राजेश जी बोलिए। अखिलेश यादव अपने कारण से सत्ता में नहीं आए थे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी की मेहनत थी, उसके कारण से उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह जी को चुना और मुलायम सिंह जी ने अपने पुत्र होने के नाते उनको सत्ता में बिठा दिया। उसके बाद जब इनकी परीक्षा आई 2017 में, तो आईना इनको सामने 40 पे निपट गए। तो ऐसा नहीं है। और ये आइडियोलॉजी क्या रही है समाजवादी पार्टी की, आप ये देखिए ना, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग क्या कहेंगे? वो जिन्ना को ही तो आराध्य बताएंगे अपना, उनको जिन्ना में ही तो भगवान नजर आएगा। अरे 700 किसानों को बैठा करके मार दिया। 700 किसान आपको हिंदू नहीं दिखाई देते हैं। कोविड काल के अंदर आपने गंगा जी के घाट, गंगा नदी में कुत्तों से खिलवाया हिंदुओं की लाश, और आपको तब नहीं दिखाई दी। भगवान राम के अमानत में खयानत आपने की, तब आपको हिंदुत्व नहीं दिखाई दिया। आपने संतों की जगह लड्ढों को आपने न्यास में जगह दी, तब आपको हिंदू नहीं दिखाई दे रहे थे। हिंदुओं के नाम पे द्रोह करने वाले हिंदू द्रोही आपको ये बात बताएंगे, जिन्होंने श्री राम का नाम का इस्तेमाल किया और हिंदुओं की चिताओं। राजेश जी और कपिल जी, आप लोगों ने जो भी जवाब दिए, ये जो भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसमें कहां से लग रहा है कि आप जनता के लिए विकास की बात भी कर रहे हैं? कहां से जनता समझेगी कि आप विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं? इस तरह से चीखने चिल्लाने से क्या आपको लगता है जनता समझ जाएगी कि आप विकास को लेकर आगे चल रहे हैं? हिंदू द्रोही है आप, संतों की जगह लड्ढों को जगह देते हैं राम जी के न्यास में। ठीक, राजेश जी और कपिल जी, ये कोई तरीका नहीं हुआ जवाब देने का। राजेश जी, मर्यादा में रहकर जवाब देना सीखे, ये कोई सलीका नहीं हुआ जवाब देने का। जवाब दीजिए सही से, जब जवाब आपसे लिया जा रहा है तो वक्त के साथ जवाब दीजिए, और जो शब्द आप उपयोग में ला रहे हैं, इस तरह से कोई जवाब नहीं देता। कपिल जी और राजेश जी, मर्यादा में रहकर जवाब दीजिए, दर्शक भी देख रहे हैं। अगर यदि आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये किस तरह से आप विकास करेंगे? अरे गुंडागर्दी आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं आप? ये मानते हैं गुंडों की पार्टी है समाजवादी। चलिए आप बने रहिए, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं सुनील जी। इस तरह से जो डिबेट हो रही है, हम अगर फाइनल कमेंट के तौर पर आपकी राय जानना चाहें, बोलिए। नहीं, बिल्कुल यही तो राजनीतिक दलों को कोमल समझना पड़ेगा कि यदि अपना पक्ष रखने के लिए कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे आज की डिबेट है, और आज की डिबेट में फिर वही बातें होने लगेगी। हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि यदि आवाज नहीं पहुंचेगी तो दर्शक क्या सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोमल वही कह रहा हूँ कि जब कोई प्लेटफॉर्म पार्टी के प्रवक्ताओं को मिलता है तो अपनी बात रखने के लिए मिलता है, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और जिस भाषा का उपयोग इस डिबेट में किया गया, मुझे लगता है कि मैं सहमत नहीं हूँ। राजेश जी ने भी इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था, कि जिस तरीके से वो किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को झटक रहे हैं, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। अपनी बात रखने का मौका है, ठीक है, या दोबारा फिर समय दिया जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा समय यदि आपको दिया गया है तो पार्टी के लिए बात करिए आप। और आप कैसे आपने, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि मुलायम सिंह के नाम से वोट मिला, तो मोदी के नाम पर वोट मिला, बीजेपी के नाम पर वोट मिला, तब योगी जी आई। योगी जी के नाम पर वोट नहीं मिला। तो अभी 2022 का इलेक्शन बताएगा, 2022 का इलेक्शन ये बताएगा निश्चित तौर से कि योगी जी ने जो काम किया है वो वोट दोबारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अखिलेश जी के चेहरे को 5 साल इसकी प्रदेश की जनता ने देखा और समझा, वोट नहीं किया। और 2007 में भी आप बात करिए कि 2007 में भी सरकार रिपीट नहीं हुई, 2012 में भी रिपीट नहीं हुई। अब 2022 का चुनाव है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता बड़ा समझदार है, वो किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। और 2022 का इलेक्शन आप देखेंगे कि निश्चित तौर से ऐसे नतीजे आएंगे जो सारे राजनीतिक दलों को स्वीकार तो होंगे ही, लेकिन एक नया इतिहास लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
मिशन 2022 के लिए लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। दूसरे की गलती गिनाना जरूरी नहीं, लेकिन जनता आज की बहुत स्मार्ट है, वो सब देखती है कि कौन सा दल कितनी कोशिश कर रहा है, कितना विकास कर रहा है। तो आने वाले वक्त में जनता अपना आशीर्वाद देगी उसी आधार पर जिस आधार पर सभी दल काम कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।